हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका केमिस्ट्री की स्मार्ट बोर्ड क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बिहार के किसी भी एग्जाम में आ चुके हैं। चाहे बात करें बिहार पीसीएस की, बिहार टीचिंग एग्जाम की, या फिर बात कर लें बिहार में हो रहे सीपीओ, पुलिस, या फिर होमगार्ड भर्ती, या फिर चिकित्सालय भर्ती, कोई भी भर्ती जो बिहार में हो गया है और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और साइंस के क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो ये वीडियो जो है वो सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, हमारे इसी चैनल पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल और ईवीएस के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जरूर देखें। वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आज का पहला क्वेश्चन है, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है? सेम रहता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो शुद्ध पानी होता है उसकी तुलना में अशुद्ध पानी का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर का अगर कंपैरिजन करें तो जो अशुद्ध पानी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि पानी में अशुद्धियां वाष्प के दबाव को कम कर देती हैं, जिसका अर्थ है कि क्वथनांक तक पहुंचने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक, शुद्ध जल के अगर क्वथनांक की बात करें तो जो प्योर वाटर होता है उसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? 1/n², 1/n, n², एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। बिहार टीआरई 2.0 पेपर 3 में पूछा गया क्वेश्चन 2023 में। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, n²। क्या हो जाएगा? n², ऑप्शन सी। हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्षा का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? तो n² के समानुपाती होता है। ये टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है क्या कहा जाता है? वो अभिक्रिया, वो रिएक्शन जिसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज होता है, वो क्या कहलाता है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन, मोर ऑफ एबव, नन ऑफ। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। रिडक्शन में ऑक्सीकरण संख्या जो है वो घटती है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, रिडक्शन में क्या होती है? कम होती है। घटती से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग तत्वों तथा यौगिकों के ऑक्सीजन के संयोग के लिए किया जाता है। दोनों दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में ह्रास अपचयन कहलाता है। अपचयन यानी कि रिडक्शन कहलाता है। तत्वों में अगर ऑक्सीकरण की संख्या घटती है तो क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख रहे हैं, 2ZNO, और इसका जब रिडक्शन होता है तो बचता क्या है? Zn+O2। ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाता है, यही क्रिया क्या कहलाती है? रिडक्शन कहलाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा है कि परमाणु त्रिज्या किसकी सबसे बड़ी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथियम, जिसे Li से डोनेट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? कोई परमाणु है, उसका जो नाभिक है, इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन की कक्षा, बाहरी इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा है, एक परमाणु है, इसके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, तो सबसे बाहरी जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा है इसी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। और लिथियम, इनमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से लिथियम का जो परमाणु त्रिज्या है वो सर्वाधिक है। अगर बात करें लिथियम का परमाणु त्रिज्या कितना है तो 167 pm है। ठीक है, 167 pm है। वहीं बात करें बोरान की परमाणु त्रिज्या 87 है और बेरिलियम की 112 है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे जितने भी धातु अधातु हैं उनमें से सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी है, तो सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या फ्रांसियम की है। सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या किसकी है? फ्रांसियम की है। कितनी है? 348 पिकोमीटर, 348 pm यानी कि पिकोमीटर। और सबसे न्यूनतम किसकी है? तो हीलियम की है, He, हीलियम। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसकी सबसे न्यूनतम है, कितनी है? 0.208 nm। ठीक है, नैनोमीटर।
ये इसका परमाणु त्रिज्या है सबसे छोटी किसकी, हीलियम की, सबसे बड़ी फ्रांसियम की। और ऑप्शन में जो दिया हुआ था इसमें से सबसे बड़ी किसकी थी, लिथियम की। अगला क्वेश्चन है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का यूज किया जाता है, इथेन, एथिलीन, मेथिलीन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जो फल होते हैं उन्हें पकाने के लिए पहले कार्बाइड का यूज किया जाता था, अब जो है उन्हें पकाने के लिए एथिलीन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, एथिलीन गैस का यूज किया जाता है। एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, एथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4। ये एथिलीन का फॉर्मूला होता है, कैसा होता है, क्या होता है, C2H4। ये जो होता है जैसे ही फल के संपर्क में आता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। इससे फल क्या होते हैं, तेजी से पक जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और HCl की अभिक्रिया से बनता है NaCl यानी कि नमक, यानी कि सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ये अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण कहलाएगी। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे NaCl अलग हो गया और H2O, दो H बचा और O बचा, H2O अलग हो गया। ये क्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण कहलाएगी। इसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके एक लवण और जल का निर्माण करते हैं, वो क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। कोई भी अपक्रिया हो जिसमें अम्ल, एक अम्ल है, यहाँ पे एक अम्ल दिखाई दे रहा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अम्ल है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है। अम्ल और क्षार जब भी अवक्रिया करके सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, तो वो क्रिया हमेशा कैसी होगी, हमेशा उदासीन क्रिया होगी, हमेशा न्यूट्रलाइजेशन अवक्रिया होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एक से अधिक। तो इमली जो होता है इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बात करें लैक्टिक अम्ल की, तो लैक्टिक अम्ल कहाँ पे देखने को मिलता है, लैक्टिक अम्ल दूध और दही में देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पे बात करें सिरका में, सिरका में कौन सा अम्ल देखने को मिलता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल देखने को मिलता है। सिरका में कौन सा अम्ल देखने को मिलता है, एसिटिक अम्ल देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछे टार्टरिक अम्ल जो है ये इमली के अलावा और किस चीज़ में देखने को मिलता है, तो इमली के अलावा टार्टरिक अम्ल आपको अंगूर में भी देखने को मिलेगा। इमली के अलावा टार्टरिक अम्ल किस में देखने को मिलेगा, अंगूर में भी देखने को मिलता है। अंगूर में भी कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। दूध में लैक्टिक एसिड और नींबू के रस में सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कोई भी खट्टा फल हो, चाहे वो नींबू हो, संतरा हो, आंवला हो, कोई भी खट्टा फल हो, सब में कौन सा एसिड देखने को मिलता है, सिट्रिक एसिड। लेकिन जैसे इमली हो गया, अंगूर हो गया, इन सब में टार्टरिक एसिड देखने को मिलता है। यहीं से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चींटी के डंक में, जब चींटी हमें काटती है तो कौन सा एसिड जो है वो हमें खुजली उत्पन्न करता है, हमें खुजली टाइप में अजीब सी झंझनाहट से लगती है, वो किस एसिड के कारण लगती है, तो फॉर्मिक एसिड, जिसे फॉर्मिक एसिड या मेथोनोइक अम्ल कहते हैं, ये चींटी के डंक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड का उत्पादन होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। लोहे का बुरादा यानी कि Fe आयरन क्लोराइड का उत्पादन करता है और हाइड्रोजन गैस भी साथ में निकलता है। ठीक है, लोहे के बुरादे में अगर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, HCl को डालेंगे, तो FeHCl मिलके क्या बनाएंगे, FeCl2 आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन गैस कैसी ध्वनि उत्पन्न करती है, तो हाइड्रोजन गैस हमेशा पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है। कैसी, पॉपअप की ध्वनि उत्पन्न करती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा, सिरका, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बात करें पीएच स्केल की, पीएच पैमाना जो होता है ये 1 से लेकर 14 तक होता है। कितना होता है? 1 से लेकर 14 तक होता है। बात करें न्यूट्रल किस पे होता है, तो न्यूट्रल 7 पे होता है। 7 के जब आप इधर जाएंगे तो आपको अम्ल मिलेगा, और 7 के जब आप इधर जाएंगे तो आपको क्षार मिलेगा। ठीक है, 7 के इधर जाने पे अम्ल 7 से कम होगा तो अम्ल मिलेगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा 7 से अधिक है। अब हमें क्षार के बारे में बताना है कि इनमें से क्षार कौन सा है। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, बिहार स्कूल टीचर 2023 और बिहार टीआरई 2.0 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन, दोनों 2023 में आया। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिहार जीके या फिर ईवीएस, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्षार के बारे में, इसमें से कौन सा क्षार है, गैस्ट्रिक जूस, सिरका या रक्त प्लाज्मा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा ये एक क्षार है, ये 7.4 से 7.5 तक इसका पीएच होता है। बात करें गैस्ट्रिक जूस और सिरका की, ये अम्ल हैं, दोनों अम्ल हैं। इसे एसिटिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस में ये दोनों ही एसिड है, जिसे HCl के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पीएच न्यूट्रल कितना होता है? 7 पे न्यूट्रल होता है। 7 से अधिक जो होता है वो क्षार होता है, 7 से कम जो होता है वो अम्ल होता है। और रक्त प्लाज्मा का पीएच कितना होता है? 7.4 से 7.5 होता है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? सल्फर, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो पेंसिल का लेड होता है जिसके द्वारा लिखा जाता है वो किसका बना होता है? वो ग्रेफाइट का बना होता है। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सिल्की होता है, यानी कि फिसलन होता है इसमें। ठीक है, चिकना होता है ग्रेफाइट। ये कार्बन का एक एलोट्राप्स है और ये विद्युत का सुचालक है। विद्युत का क्या है? सुचालक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? मेथेनॉल, हेक्सेनॉल, एथेनॉल या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एथेनॉल। एथेनॉल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये पीने योग्य अल्कोहल होता है। इसे एथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। ये पीने लायक होता है। ये गेहूं, मक्का, गन्ने के रस और शक्कर आदि से मिलकर बना होता है। ठीक है, एथेनॉल का उपयोग पीने के लिए शराब के रूप में किया जाता है। अगर बात करें मेथेनॉल तथा हेक्सेनॉल की, तो ये अल्कोहल शराब के रूप में पीने के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जहरीले होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है? CaCO3, MgSO4, CaHCO3 का होल टॉइस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है कि कौन सा वो यौगिक है जो पानी में मिश्रित होने पर उसको कठोर बना देता है। तो इसका सही जवाब है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। CaHCO3 का होल टॉइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा कहते हैं, ये पानी में घुलने पर पानी को कैसा बना देता है? कठोर बना देता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग स्पष्ट कर सकता है कौन सा है? CH3COOH, C6H8O7। आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में नाम ना देकर आजकल फार्मूला दे रहा है। जैसा आप देख पा रहे हैं BPSC TRE 2.0 2023 में ये क्वेश्चन दिया है, जिसमें KMnO4 इसका नाम होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। लेकिन आपको यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट ना देके क्या दे दिया है? फार्मूला दे दिया है KMnO4। अगर आपने पोटेशियम पर मैग्नेट याद किया है और आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये रंग स्पष्ट कर सकता है किससे? तो C6H8O7, जिसे साइट्रिक एसिड कहा जाता है, सिट्रिक एसिड कहा जाता है, इससे रंग स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। C6H8O7 को क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड कहते हैं। और KMnO4 को पोटेशियम पर मैग्नेट कहा जाता है। इसे लाल दवा भी कहते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट को क्या कहते हैं? लाल दवा भी कहा जाता है। ये रंग स्पष्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है C/2, C/137, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। TRE 2.0 थर्ड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल C/137 होती है। कितनी होती है? C/137 होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, Al2O3 इंटू 2SiO2 2H2O, ये क्या है? देखिए फॉर्मूला देखिए, आपको पूछ लिया कि इसका नाम क्या है। ये मोनोजाइट है, चीनी मिट्टी है, रेत है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी है, ये क्या है? चीनी मिट्टी है। चाइना क्ले है चीनी मिट्टी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 का होल ट्वाइस इंटू 2Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O, ये चीनी मिट्टी का फॉर्मूला होता है। ये क्या है? चीनी मिट्टी है। ठीक है, इसे चाइना क्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइना क्ले कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल में बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह उठेगी, गिरेगी, वैसे ही बनी रहेगी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरेगी। अगर मिट्टी का तेल है, उसमें आप बर्फ का एक टुकड़ा डाल रहे हैं, मिट्टी के तेल में बर्फ का एक टुकड़ा डाल रहे हैं, तो जो बर्फ होगा वो अपने आकार का 1/4 भाग जो है वो कवर कर लेगा, तेल को विस्थापित कर लेगा। इसमें मान लीजिए एक टैंकर है, इसमें मिट्टी का तेल भरा हुआ है, मिट्टी का तेल भरा हुआ है, इसमें आप बर्फ का एक टुकड़ा डाल दे रहे हैं। बर्फ का एक टुकड़ा अगर आप डाल रहे हैं तो ये अपने आकार का 1/4 भाग कवर करता है। जब ये पिघलेगा तो अपने ओरिजिनल आकार में आ जाएगा, जिससे अगर मिट्टी का तेल यहाँ तक है तो वो थोड़ा सा उसका स्तर जो है वो गिरेगा। लेकिन अगर यही बात करें बर्फ के टुकड़े की पानी में, तो बर्फ का टुकड़ा जो होता है, बर्फ जो होता है, पानी जो होता है, अगर ये बर्फ बन जाता है तो भी इसका आकार बढ़ता है। अगर आपने कभी ट्राई किया होगा, अगर आप फ्रिज, एक बॉटल है, उसको पूरा पानी फुल करके फ्रिज में रख दीजिए, और जब उसको फ्रीज़र में आप रख देंगे और देखेंगे कि वो बर्फ़ बन गया है, तो वो बर्फ़ जितना आपने पानी भरा है उससे ज़्यादा वो बॉटल आपको फूला हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि बर्फ़ जो होता है वो आयतन घेरता है। ठीक है, और जब वो पिघलेगा तो उसका स्तर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यात करती है? क्षार के, लवण के, प्रोटोनिक एसिड के, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। लुईस की जो अवधारणा है वो अम्ल और क्षार का वर्णन करने के लिए एक वैकल्पिक अवधारणा प्रस्तावित करती है। इन्होंने संरचना और बंधन के आधार पर अम्ल और क्षार की सामान्यीकृत व्याख्या दी। इस प्रकार विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि क्षार का। अगर अम्ल दिया होता तो एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। लवण को साल्ट कहते हैं, नमक कहते हैं, जिसे NaCl लिखा जाता है। ये इसका कोई यूज नहीं है लुईस की अभिधारणा में, लेकिन अम्ल और क्षार की व्याख्या करता है लुईस अवधारणा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण परिक्रम का उत्क्रम क्या है? फॉर्मेशन, स्प्लिंटिंग, हाइड्रोलिसिस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसमें देखिए आपको हिंदी वर्ड कहीं नहीं यूज किया है, इसलिए कहा जाता है कि साइंस की जानकारी प्राप्त करने के लिए, साइंस को पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश के वर्ड भी पता होना चाहिए। इसी तरह एक एग्जाम में EVS का क्वेश्चन पूछ लिया था, जिसने कॉर्निवोरस, ओमनिवोरस और हर्बीवोरस दिया था, हिंदी नहीं यूज किया था। BPSC कहीं कहीं टर्म को जो है वो घुमाता है, तो आपको इंग्लिश के भी कुछ टर्म याद होने चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन है दिया है, उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम है, तो उदासीनीकरण प्रक्रिया हाइड्रोलिसिस का उत्क्रम है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, किसका है? हाइड्रोलिसिस का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे बार बार अनुरोध है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, which one of the following is not a कोलाइड दिया है। कौन सा कोलाइड नहीं है? रक्त, सिरका, धुआं, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरका। सिरका कोलाइड नहीं है। सिरका एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COH। ये क्या है? ये एक प्रकार का विलयन है, एक प्रकार का विलयन है, ये कोलाइड नहीं है। ठीक है, कोलाइड क्या होता है? कोलाइड जब दो विषसमांगी मिश्रण को आपस में मिला दिया जाता है और उनके कण इतने छोटे होते हैं कि हमें हमारी नग्न आंखों से देखा नहीं जाता है, देख नहीं पाते हैं, ऐसे विलयन को कोलाइड कहा जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, माचिस के डिब्बे में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद प्रमुख रासायनिक घटक क्या है। फ्रेंड्स आपको बता दें, अगर आप बिहार टीचिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे इसी चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार जीके और ईवीएस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप उन्हें भी जरूर देखिए और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मेन केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट ऑन द रबिंग सरफेस ऑफ मैच बॉक्स। यानी कि माचिस के डिब्बे पे जो रगड़ने वाली सतह होती है वो किसकी बनी होती है। पोटेशियम क्लोरेट, फास्फोरस, ग्रेफाइट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। टीआरई 2.0 में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि वो सतह जो होती है वो किसकी बनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्फोरस की बनी होती है। रेड फास्फोरस की बनी होती है। किसकी? लाल फास्फोरस की बनी होती है। साथ ही साथ उसमें कांच के कुछ बारीक पिसे हुए कण भी मौजूद होते हैं और लाल फास्फोरस इसमें प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि फास्फोरस जो होता है ये अत्यधिक ज्वलनशील मतलब पदार्थ है। माचिस की तीली को डिब्बी पर रगड़ा जाता है और जो घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे क्या उत्पन्न होता है? घर्षण उत्पन्न होता है और माचिस जो है वो जल जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही था। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अगर आप बिहार टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिवाइज होता है, बार बार रिपीट होता है। तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से मिल जाएगा। साथ ही साथ बिहार जी के ईवीएस, साइंस की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन, सब कुछ आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उन्हें भी जरूर देखें। चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।